जैसे जैसे गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, उससे ज्यादा तेजी से सूबे के राजनीतिक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में भोपाल से दिल्ली तक मंथन जारी है। मिशन 23 को लेकर दोनों सियासी दलों में जिस तरह से कवायद चल रही है, लिहाजा अभी से ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि मिशन 23 का इलेक्शन कड़ा होगा। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो हाल ही में प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला, जहां पूर्व सीएम कमलनाथ के पास मौजूद 2 पदों में से उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का एक पद छोड़ दिया। फिर क्या था, बयानबाजी और कयासों का सिलसिला चल पड़ा। हालांकि लोगों के मन में चल रहे सवाल का जवाब अब कमलनाथ ने खुद ही दे दिया कि आखिर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद क्यों छोड़ा। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था, क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसलिए मैंने अपने इस्तीफे में लिखा कि चुनाव नजदीक है, अब ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। भले ही कमलनाथ ने अपनी आगामी रणनीति बता दी हो, लेकिन उनके कट्टर समर्थक को ही कमलनाथ की बात पर यकीन नहीं और फिर कांग्रेस में 2 फाड़ देखने को मिली और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा खुलासा कर दिया। कहा कि कमलनाथ की जरूरत दिल्ली हाईकमान को है। कमलनाथ जी की जरूरत दिल्ली हाईकमान को भी है। कई ऐसे राज्य हैं जहां कमलनाथ जी की आवश्यकता पड़ती है। कमलनाथ जी ने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसलिए इस्तीफा देके हाईकमान से गुहार लगाई। इधर एमपी बीजेपी की अपनी तैयारी है। अब बीजेपी त्रिदेव फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दी, जिसका मकसद है बूथों को मजबूत करना। इसी सिलसिले में भोपाल में भाजपा का त्रिदेव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीटी शर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बूथों पर बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बीएलए, जो 3 लोग जिनको हमने त्रिदेव कहा है, इनके आज और कल प्रशिक्षण के शिविर प्रारंभ हुए हैं। 22 प्रकार के काम बूथों पर और प्रत्येक बूथ पर 3 लोग अब पारंगत होकर के जो काम बूथ पर करना, सक्षम बूथ बनाने के अभियान में ये हमारे कार्यकर्ता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो संगठन काम के विस्तार कार्य के सुदृढ़ीकरण में एक बड़ा व्यापक कदम आज भारतीय जनता पार्टी आज और कल मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे। लेकिन अब पहला सवाल ये है कि क्या कमलनाथ दिल्ली जाएंगे। दूसरा सवाल, यदि अगर कमलनाथ दिल्ली जाएंगे तो मिशन 23 का चुनाव किसके नेतृत्व में होगा। ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि कांग्रेस भले ही एकजुटता का राग अलापती हो, लेकिन इन बयानों से फिर साबित हो गया कि कांग्रेस में ऑल इज वेल नहीं। इस मुद्दे को बीजेपी कैसा भुनाएगी, देखने वाली बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। बात करेंगे बदलाव और उसके साथ हो रही बयानबाजी पर, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। कमलनाथ समर्थक सज्जन सिंह वर्मा के बयान के क्या मायने? क्या पूर्व सीएम कमलनाथ जाएंगे दिल्ली? 2 महीने पहले इस्तीफा तो घोषणा होने में देरी क्यों? क्या मिशन 23 की फतह में कारगर होगा बीजेपी का त्रिदेव फॉर्मूला? एक तरफ कांग्रेस कसावट पर जोर दे रही है, बदलाव किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज बढ़ाने के साथ साथ बूथ मजबूती पर भी बहुत ज्यादा फोकस नजर आ रही है। और वहीं बात कांग्रेस की करें तो ग्वालियर अंचल पर उसका ज्यादा जोर नजर आ रहा है। याद हो कि 2018 में इसी तरह से उसने अपनी राह आसान की थी और सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन क्या यह फॉर्मूला रिपीट करने से कांग्रेस को जीत भी मिल पाएगी? इस पर बात करते हैं। मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ सनवर पटेल जुड़ रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ अमित तावरे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत है। और साथ ही संदीप सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे अमित जी आपसे, क्योंकि बदलाव की बात हो रही है, बयानबाजी उस पर हो रही है। आपकी पार्टी के नेता भी अलग अलग बात कर रहे हैं। सज्जन सिंह कुछ कह रहे हैं, गोविंद जी कुछ कह रहे हैं, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो इस जिम्मेदारी को झेल नहीं पा रहे थे। तो क्या जबरदस्ती दोहरी जिम्मेदारी को अब तक वो निभा रहे थे?
नहीं, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है और चेहरे को लेकर तो पहले ही स्पष्ट हो चुका है और एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि 2023 का चुनाव माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में होगा और हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता, नेता, विधायक, पूर्व मंत्री मिलकर 2023 में कांग्रेस की सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में न कि सिर्फ चुनाव लड़ेंगे बल्कि सरकार भी बनाएंगे। दूसरी बात, सज्जन भैया ने बिल्कुल सही कहा है कि कमलनाथ जी चूँकि राष्ट्रीय नेता हैं और कुछ ऐसे ही विरले नेता मतलब कुछ ही होंगे, क्योंकि आप देखिए वो मुझे लगता है कि हर पद पर रहे हैं वो, चाहे संगठन में, चाहे सरकार में, केंद्रीय मंत्री भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी रहे, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो वो है ही, नेता प्रतिपक्ष भी थे, तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व को भी ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है, क्योंकि अहमद पटेल जी का निधन हो गया तो ऐसे लोगों की आवश्यकता संगठन को होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि 2023 का जो चुनाव है कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पर लड़ने जा रही है, इसमें कहीं भी कोई भी शंका या दो राय नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए संदीप जी, अमित जी तो कह रहे हैं कि 2023 का चुनाव लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। जाहिर है कि इस तरह के दावे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते नजर आएंगे, लेकिन दावों में आपको दम कितना नजर आता है? क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से मेल मुलाकात हो रही है, कुछ रूठे हुए जो हैं वो गले मिलते नजर आ रहे हैं, कुछ शिकायतें जो हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं, और जब दिग्विजय ये कहते हैं कि अगर सब एक हो जाएं तो कोई भी चुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं हार सकती, तो इन सारे बयानों के क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए नाज़रीन जी, एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, इसे नहीं नकारा जा सकता। मूल बात यह है कि कांग्रेस में भले दिखने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन गुटबाजी तो रहती है। जैसा आपने दो नेताओं के गले मिलने की बात कही, गले तो मिले हैं, दिल मिले हैं क्या, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिन दो नेताओं की बात हो रही, इनमें कड़वाहट, खटास एक बड़े हद तक चली जा चुकी थी और दोनों हालत ये थी कि बात भी करने को तैयार नहीं थे। एक को तो बीजेपी में जाना पड़ा, फिर कांग्रेस में लौटे, फिर उन्हें रीवा का जब प्रभारी बनाया गया तो क्या क्या हुआ ये सबको पता है। लेकिन संदीप जी, मैं थोड़ा सा टोक रही हूँ, लेकिन राजनीति में आपको नहीं लगता कि नेताओं की अगर हम बात करें या राजनीतिक चरित्र की बात करें, ऐसा दिखाई देता है? क्योंकि अगर हम देखें सिंधिया जी और उनका जिस तरीके से राजनीतिक करियर जब स्टार्ट होता है और तब से लेकर अब तक, जब तक वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, चाहे हम सदन की बात करें, संसद की बात करें, जिस तरीके से कटाक्ष थे, जो बीजेपी को लेकर जो अटैकिंग मोड उनका नजर आता था, लेकिन जब बात बदल गई, जब पार्टी बदल गई, तो फिर उसके बाद सारी चीजें बदल जाती हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि मन मिलने की बात, मन मिलना ज्यादा जरूरी लग रहा है या कांग्रेस इस बार वोट पर ज्यादा फोकस करेगी? कांग्रेस देखिए वोट पर तो फोकस कर रही है और तैयारी भी शुरू कर दी उनने, चाहे अरुण यादव, दिग्विजय सिंह का दौरा हो, चाहे कमलनाथ जी की सक्रियता, ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन मूल बात संगठन की आती है नाज़रीन जी। नेता तो मैं कह रहा हूं सक्रिय हो जाएंगे, जो जमीन का कार्यकर्ता है उसको कितना आप सक्रिय कर पाएंगे, ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के अंदर। मैंने जैसा कहा कि वोट बैंक तो उनका है, उनके पास वोट है, 25% के आसपास उनके वोट रहते हैं। जी। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि उनके जो नेता हैं वो दिखते जरूर हैं चुनाव से पहले, लेकिन कई बार फूट पड़ जाती है। 18 का एक अनुभव आप कह सकते हैं कि सबने इकट्ठा चुनाव लड़ा था, चुनाव जीत गए, वो एक वजह थी। लेकिन अब उसमें से कुछ बड़े लोग आपका साथ छोड़ चुके हैं। मैं आपको दो नाम जरूर कहना चाहूंगा। एक तो आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके जाने का कोई कहे कांग्रेस माने या ना माने, नुकसान तो होगा। दूसरा, हम बुंदेलखंड में जाते हैं तो सत्यव्रत चतुर्वेदी जैसा नाम था जो प्रखर वक्ता और कांग्रेस की लड़ाई लड़ने वाला, वो घर बैठ गया है। इन नेताओं की भरपाई के लिए आपके पास लोग हैं। देखिए, चुनाव जीतना हारना वो एक बात की बात है, लेकिन जो वर्तमान में आपकी टीम दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके गेम में या जो टीम आपकी मैदान में तैनात है, कमजोरियां तो अभी दिख रही है ना। खिलाड़ी स्ट्रांग होने चाहिए। अमित जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सनवर साहब, आप बहुत तैयारी में दिख रहे हैं। त्रिदेव की बात हो रही है, प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हो गए, बूथ मजबूत करने की बात है, वोट परसेंटेज बढ़ाने की बात है, और साथ ही साथ कांग्रेस की तैयारी भी आप देख रहे हैं। क्या लग रहा है, इस बार आपको कड़ी टक्कर मिल पाएगी? देखिए नाज़रीन जी, जब हम समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो कभी किसी भी राजनीतिक दल को या विपक्षी को हल्के में नहीं लेते हैं। पूरी सिंसियरिटी से विपक्षी कोई हो उसको पूरी जिम्मेदारी से लेते हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है, ये उनका काम। ये बात जरूर है कि समाज क्षेत्र में काम करते हैं तो आप प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का हम उत्तर देते हैं, वरना हम अपना काम करते हैं, अपनी लाइन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से किस प्रकार से 65,000 में से 61,000 बूथों तक पहुंचकर उनका डिजिटलाइजेशन किया गया।
आपने उसके बाद देखा कि समर्पण निधि के कार्यक्रम में किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने नीचे तक जाकर काम करने का प्रयास किया है। और अभी देखिए आप, जैसे इस तरह से कि हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसको लैंड भी नहीं होता है और हवा में ही उसको फ्यूल दे दिया जाता है और उसके बाद वो हवाई जहाज उड़ने लगता है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार पूरे उत्साह के साथ एक कार्यक्रम के बाद दूसरा कार्यक्रम और दूसरा कार्यक्रम के बाद तीसरा कार्यक्रम, त्रिदेव जो है ये बूथ का अध्यक्ष, बूथ का महामंत्री और बीएलए जो बूथ लेवल एजेंट होता है वो, ये तीनों को मिलकर प्रशिक्षित करने का जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम 1070 मंडलों पर हो रहा है जो आज और कल दोनों दिन होगा। आज आपने देखा, अभी हमको रिपोर्ट में बताया आपने किस प्रकार से हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, जो बीडी शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष है, वो एक बूथ पर जाकर शामिल होते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपने काम में लगी रहती है, अपना काम कैसे आगे बढ़ाए, समाज क्षेत्र में कैसे जो पीड़ित है उनका उत्थान करे, इस काम के लिए लगी रहती है। नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने काम पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइन बड़ी करने की आप बात कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से कुछ नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि आप उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहते हैं। जब दिग्विजय सिंह कुछ कहते हैं तो आपके सारे मंत्री उस पर बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि हम गंभीरता से नहीं लेते। तो क्या ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय जी का फॉर्मूला अगर रिपीट हुआ तो मुश्किल हो सकती है? नहीं नाजनीन जी, हमने कहा कि गंभीरता से सबको लेते हैं, लेकिन वो खुद गंभीर नहीं है। देखिए, वो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, वो जब भी बयान देते हैं तो किस प्रकार का बयान देते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। आज क्या कहा कमलनाथ जी ने, जिस मुद्दे पर आपने हमको बुलाया डिबेट करने के लिए, आज उन्होंने कहा कि विधानसभा से मैंने, प्रतिपक्ष के नेता पद से मैंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि विधानसभा के लिए मेरे पास समय नहीं था। अब आप बताइए कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास विधायकों के लिए समय नहीं था, ऐसा उनके विधायक कहते हैं, उनके मंत्री कहते जो उनके समय मंत्री थे कि हमारे लिए समय नहीं था, हमको कहते थे चलो चलो। तो अगर आपके पास विधायक के लिए समय नहीं है, आपके लिए पास अपने मंत्रियों के लिए समय नहीं है, आपके पास विधानसभा के लिए समय नहीं है, तो फिर आप किस लिए समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ठीक है, चलिए मैं यही सवाल अमित जी से लेना चाहती थी, आपने थोड़ा उसे ब्रीफ कर दिया है। अमित जी, ये बात सही है कि बात कहीं कुछ और जाती है लेकिन उसका अंदाज उसे किसी और तरह से पेश करता है। क्या आपको लग रहा है कि जहां संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब कमलनाथ जी संभाल रहे हैं और पूरे जोश के साथ उसमें फोकस होने की अगर बात कह रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल करना, उनसे बातचीत करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है? देखिए, निश्चित तौर पर ये सही बात है। जैसे कि अभी यहाँ पे चर्चा चल रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी ऐसा वैसा। गुटबाजी क्या है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग चश्मे से लोग देखते हैं। अरुण यादव जी दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी से मिलने जाते हैं तो एक खबर चल जाती है कि भैया गुटबाजी है। वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से अकेले मिलते हैं तो कोई गुटबाजी की चर्चा नहीं होती है। सिंधिया जी 2 साल पहले तक जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, माफ़ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज वो दोनों जब साथ मिल जाते हैं तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन हमारे नेता यदि गले मिलते हैं तो बोलते हैं कि दिल मिले हैं या नहीं मिले। तो राजनीति में ऐसा नहीं होता। हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, दिल भी मिले हैं, गले भी मिले हैं और आने वाले वक्त में आपको इसका परिणाम मिलेगा। रही बात ग्वालियर चंबल की, तो उनके जाने के बाद उपचुनाव में हमने वहां पर सीटें जीती हैं, क्योंकि किसी भी नेता को महान नेता खुद नहीं बनाता, जो उसके असंख्य कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है और जो पार्टी से की विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो उसको नेता बनाते हैं। ठीक है, आप ग्वालियर चंबल की बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल पे बहुत ज्यादा फोकस भी दिख रहा है कांग्रेस का। आपने अभी जिम्मेदारी जो है वो डॉक्टर गोविंद सिंह को भी सौंप दी है, तो इसके बाद आपको लग रहा है कि अच्छा कांग्रेस परफॉर्म करने वाली है इस बार? देखिए, गोविंद सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, वो बताएंगे कि पिछले कई चुनावों में जो कांग्रेस की रणनीति है वो गोविंद सिंह जी ही बनाते थे। अब उसका श्रेय कोई और ले जाता था, ये बात एक अलग है। लेकिन आप कल्पना करिए कि इतने वरिष्ठ विधायक हैं, इतने समय से विधायक हैं और उनका पूरे क्षेत्र में अपना एक सम्मान है, कार्यकर्ताओं में उनका जो एक भरोसा है वो भी है। निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बात कर ले, बूथ की बात कर ले, ये बात कर ले, इनकी मीटिंगों से क्या होने वाला है भाई? वो तो ये जवाब दें कि जवाब देना चाह रहे हैं वैसे सनवर साहब, बोलिए। देखिए नाज़रीन जी, मैं हमारे विद्वान साथी को बताना चाहता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें होती है वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये बैठकें और बैठकें के अंदर दिए गए कार्यक्रम और उनकी पूर्णता, उसी के दम पर, उसी के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी 343 सीटों पर है 2 से, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से दम आया और घमंड आया वो 404 से 44 पर है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये बैठकों का एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे वहां चलिए ठीक है, बैठकों पे भी मैं बात करूंगी संदीप जी से। नाजनीन जी, जी बोलिए। जिस प्रकार से उन्होंने अरुण यादव जी के लिए कहा कि अरुण यादव जी जब दिल्ली जाते हैं, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा से मिलते हैं तो वो बगावत कहलाती है। जी नहीं, अरुण यादव जी जब ये बोलते हैं कि फसल मैं बोता हूं, काटते कोई और है, यहां से स्पष्टता आती है कि अरुण यादव जी के साथ क्या हो रहा है। आपने कहा, अभी हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि गोविंद सिंह जी कार्यक्रम बनाते थे या गोविंद सिंह जी पूरी रचना बनाते थे चुनाव की और श्रेय कोई और ले जाता था। यहां से आपके बयान से आती है कि कितनी गुटबाजी है कि गोविंद सिंह जी बनाते थे तो श्रेय कोई और क्यों ले जाता था। अब तो वो गुटबाजी है। अब तो वो आपके यहाँ चले गए। अब तो वो आपके यहाँ चले गए। हमने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा उपचुनाव की। देखिए 2018 के बाद 2019 आया, उसमें 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती 19 में। 2020 के उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिसको आप अपनी जीत बता रहे हैं। और 2021 में फिर 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन समाज क्षेत्र में रहकर समाज के लिए। ठीक है संवर साहब, आप कह रहे हैं आप काम कर रहे हैं, लेकिन काम कांग्रेस भी कर रही है, ऐसा दावा है। लेकिन संदीप जी, दावों में अगर देखा जाए तो दम जो है थोड़ा कमजोर नजर आता है, क्योंकि ये बात ठीक है जो आंकड़े अभी पेश किए, एक रिवाइंड कर दिया संवर साहब ने, उसमें देखा जाए तो कांग्रेस ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, और ऐसी कुछ सीटें थी, अगर हम लास्ट उपचुनाव की बात करें, जहां लग रहा था कि कम से कम 2-2 का बैलेंस तो बन जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो सका। तो आपको क्या लग रहा है कि संगठन में और ज्यादा काम करने की जरूरत है, महिला कांग्रेस को भी एक्टिव करने की जरूरत है, और साथ ही साथ आदिवासियों पर फोकस की जब बात आती है वो तब आती है जब बीजेपी कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है। उसके पहले अगर ये सारी चीजें नहीं दिखती हैं तो ये कमजोरी है कांग्रेस की कि वो पहले आगे आकर नहीं बात कर पा रही। देखिए नाज़रीन जी, कांग्रेस, मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत आकलन है, कांग्रेस कहीं ना कहीं प्लानिंग के मामले में पिछड़ जाती है। ठीक है, उसके पास बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन आपकी योजना कमजोर पड़ जाती है। आपके पास एक आदिवासी वोट बैंक है, दलित वोट बैंक रहा है, माना भी जाता है ये कांग्रेस का वोट बैंक है। आज आप जब चुनाव में जाएंगे तो 2 पद हैं आपके पास, अध्यक्ष का और नेता प्रतिपक्ष का। आप उस वर्ग को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि हमने आपके लिए ये किया? सरकार है वो तो ये कह सकता कि हमने योजनाओं से आपकी जरूरतों को पूरा किया। दूसरी बात आपने संगठन की कही कि कमलनाथ जी के पास जो उनका बयान आया था, आप नाज़रीन जी एक बात मान के चलिए कि आपको निचले स्तर पर कार्यकर्ता को मजबूत करना पड़ेगा। आपके सामने जो दल है ना, वो जमीन पर काम करने पे ज्यादा जोर दे रहा है। अगर आप बूथ लेवल पर मजबूत नहीं होंगे तो चुनाव में एक कड़ा मुकाबला आप देने में सक्षम नहीं होते हैं। ये बात ठीक है, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस का अपना वोट बैंक है, वर्तमान हालात ऐसे हैं कि आपके पास वोट बैंक आ सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन नाज़रीन जी आपको संघर्ष करते भी दिखना पड़ेगा। बिल्कुल। आप नेता एक साथ बैठ जाएंगे, एक साथ योजनाएं बनाएंगे, वो जनता के हित में नहीं होगी। क्या आप वर्तमान दौर में महंगाई चल रही, लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या बेरोजगारी चल रही, लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर आप जनता की लड़ाई लड़ते दिखेंगे तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। और अगर आप बैठकों में नेताओं को मनाने में वक्त गुजार देंगे तो मुझे लगता है कि नेता ने ठीक कहा कि रणनीति थोड़ी कमजोर नजर आती है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर बात हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी में भी ठीक चल रहा है। अगर हम दिल्ली बैठकों की बात करें, हर 2 महीने में बैठक की बात कही जा रही है, संघ की सर्वे रिपोर्ट कुछ और कह रही है, कुछ नाराजगी है, कुछ फेरबदल की भी बातें हैं। तो ये सही मौका है जब कांग्रेस अगर एकजुटता के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर एक्टिव होती है और ज्वलंत मुद्दों पर बात करती है, तो शायद आप टक्कर दे भी सकते हैं। नाज़रीन जी एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो बैठकें चली, कहते हैं ना कि मंथन होता है तो अमृत निकलता है, तो कांग्रेस में तो एक अमृत निकल गया है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी किसी और को मिल गई। मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी में भी कुछ निकलने वाला है। लेकिन आज जरूरत कांग्रेस के अंदर यह है कि कांग्रेस के बड़े नेता जनता के बीच जाएं और कार्यकर्ता को मोटिवेट करें, क्योंकि आपको वोट कौन दिलाता है? वोट आपको गांव में बैठा हुआ आपका कार्यकर्ता दिलाता है। अगर वो ऊर्जावान नहीं होगा, वो जनता के लिए लड़ता नजर नहीं आएगा, तो मुझे ये आशंका है
कि ऐसे में लोगों के वोट आपको मिल पाएंगे, ये थोड़ा सा कठिन काम है। बिल्कुल। क्या सनवर साहब ऐसा कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी में भी, क्योंकि जो परफॉर्म करेगा वही टिकेगा, अगर शिकायतें ज्यादा आएंगी तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? देखिए, संदीप पुराणिक जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम अक्सर उनके बुद्धिमत्ता का लाभ लेते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण होता है और शीर्ष से लगाकर तो नीचे तक के हमारे जितने नेता हैं वो सब पहले कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता के भाव के साथ, यहाँ नेता का भाव नहीं, कार्यकर्ता का भाव है, तो कार्यकर्ता के भाव के साथ समाज सेवा के लिए एक निश्चित उद्देश्य के लिए काम करने वाला ये दल है। और यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात नहीं कि यहाँ किसको बदला जा रहा है, किसको नहीं बदला जा रहा है, ऐसा कोई विषय नहीं है। यहाँ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे शिवराज सिंह जी चौहान है। वो ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री है जिनकी योजनाओं को न केवल मध्य प्रदेश ने बल्कि पूरे देश के साथ साथ दुनिया ने अपनाया। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री जो हमारे सबसे लोकप्रिय नेता है। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो सशक्त नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी विचार के लिए काम करने वाला राजनीतिक दल है। ये तो ठीक है साहब, लेकिन जो बदलाव की बात हो रही है वो देखने को मिल सकता है या नहीं? ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं प्रदेश के मुखिया के बारे में सब जानते हैं, जानकारी भी है, योजनाएं भी है, कुछ क्रियान्वयन भी है, कुछ कमियां भी हैं, लेकिन बदलाव की बात पर कितना आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, आप खारिज कर रहे हैं, ठीक है। अमित तावरे जी, लेकिन अगर देखा जाए कांग्रेस में इस तरीके की सुबुगाहट बहुत है, चाहे हम राजस्थान की बात करें या अभी आने वाले विधानसभा चुनावों में जो राज्य है वहां पर भी, कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बातचीत चल रही है, सुबुगाहट चल रही है, तो क्या ये कांग्रेस की बेहतरी के लिए आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर हम स्वीकार करते हैं कि पिछले कुछ समय से जो चुनावों के परिणाम आए हैं वो हमारे पक्ष में नहीं रहे हैं। और राजनीतिक क्षेत्र में जब आप काम करते हो और आपके पक्ष में जब निर्णय नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं आत्ममंथन की ज़रूरत होती है। और आत्ममंथन के बाद, बैठकों के बाद, सभी के विचार लेने के बाद जो ज़रूरी होता है तो वो काम हर पार्टी करती है। और हमारी पार्टी में भी वो ये सब काम चल रहे हैं। आने वाले वक्त में आपको बहुत जल्दी अच्छे निर्णय जो हैं और आपको देखिए, राज्य की बात करें, वहां पर बदलाव के साथ साथ आपके पार्टी के अध्यक्ष को लेकर भी बार बार सवाल उठते हैं। अब हाल कुछ वक्त के बाद चुनाव भी होने हैं, तो क्या अब एक परमानेंट अध्यक्ष मिल जाएगा या फिर अभी टेम्परेरी जो अध्यक्ष आपके यहाँ काम कर रहे हैं, सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, आगे भी ऐसा ही चलने वाला है? देखिए, ये तो हमारा पार्टी का जो संगठन है ये वो तय करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं ये मानता हूँ कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस के बारे में सोचना भी अधूरा है। क्योंकि जिस परिवार ने देश के लिए इतना योगदान दिया हो, अपनी जान की बाजी लगाई हो, आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में क्या ऐसा संभव है? आज ये लोग कैडर बेस की बात करते हैं, समाज सेवा, ये वो। आज देखिए कि जो 2 साल पहले तक एक दूसरे के विरोधी थे, जो सिंधिया जी के खिलाफ बोलते थे, आज वो महाराज के सभाओं में जो है वो दरिया बिछा रहे हैं। आज इनके पुराने नेता जयंत मलैया जी हों, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार जी हों, कहाँ गए वो सब? तो ये अवसरवादी लोग हैं। और हमारी पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी हमारी कांग्रेस पार्टी की है इस देश के लिए, क्योंकि 130 साल से ज़्यादा पुरानी हमारी पार्टी है, एक लंबा इतिहास रहा है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी भी हमारी है। और रही बात संगठन की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, सनवर साहब जवाब देना चाह रहे हैं जी। नाजरीन जी बहुत ही हमारे विद्वान साथी हैं, बहुत ही शालीनता से अपनी बात को पूरी गंभीरता से रखते हैं। मैं उसी गंभीरता के साथ उनको जवाब देना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा क्या भारतीय जनता पार्टी में संभव, बिल्कुल ऐसा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। और मैं कहूं कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कोने में कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो ऐसा परिवारवाद संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक सामान्य कार्यकर्ता प्रदेश का और एक सामान्य कार्यकर्ता देश का नेतृत्व करता है। आज विष्णुदत्त जी शर्मा एक सामान्य परिवार से हैं, आज जेपी नड्डा जी एक सामान्य परिवार से हैं। ये आज देश के ठीक है, आपने तो उसके लिए तैयारी भी कर ली है कि आप नेता पुत्रों को भी आगे नहीं आने देंगे, क्योंकि इस बात से बचना भी है भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, जवाब देना चाह रहे हैं अमित जी, वक्त घटता जा रहा है, मुझे संदीप सर से भी प्रतिक्रिया लेनी है जी, बोलिए।
देखिए, निश्चित तौर पर मैंने कहा, मेरे बड़े भाई हैं सनवर पटेल जी, वो आपके लिए इसलिए संभव नहीं है क्योंकि आपके यहाँ से किसी ने ऐसा योगदान ही नहीं दिया ना। बताइए आप, आजादी की लड़ाई में आपकी विचारधारा के लोगों का क्या योगदान था? 1924, मेरी बात सुनिए, आप बड़े हो मुझसे, आप मेरी बात तो सुनिए। 1924 में संघ बन गया था, क्यों आजादी की लड़ाई में योगदान नहीं दिया? आप मुझे बताइए, क्यों बार बार नाम बदल के आप लोगों ने राजनीति करी? क्यों इतिहास में आप लोगों के नाम कुछ दर्ज नहीं है? जिसका दर्ज है उसी का तो होगा ना। गांधी परिवार ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है तो की है, आप क्या किसी ने करी हो तो बताइए। आजादी की लड़ाई के बाद उस कांग्रेस को जो अंग्रेज के एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना की गई थी, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। ने कहा था इस कांग्रेस की अब आवश्यकता नहीं है, ये मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। चलिए ठीक है संदीप सर, लेकिन ये मेरे प्रश्न का जवाब की आवश्यकता है जब राहुल गांधी खुद ये नकारते हो कि वो इस पद पर नहीं रहना चाहते। लेकिन जो अमित जी कह रहे हैं कि आजादी के वक्त का योगदान तो सिर्फ सरनेम की वजह से योगदान को समझते हुए आगे जिम्मेदारी देना जरूरी है, या फिर जो वाकई जिम्मेदार है उसके कंधों पर जिम्मेदारी डाल के कांग्रेस को बचाना ज्यादा जरूरी है? ठीक है सनवर साहब प्लीज। देखिए, कांग्रेस के लोगों को ये लगता है कि सोनिया गांधी एक ऐसा छाता है जिसके नीचे सारे लोग आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान हालात में जरूरत एक एग्रेशन की है, या यूं कहें राजनीति में आपको बदलना पड़ेगा। बीजेपी अपने को लगातार बदल रही है, उसके काम करने का तरीका बदल रहा है। अगर आप ट्रेडिशनल रहेंगे तो वर्तमान दौर में मुकाबला थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि कांग्रेस भी अपने को बदले, भले नेतृत्व तो वही रहे लेकिन अपने तौर तरीके को तो बदलना पड़ेगा कांग्रेस। चलिए, सभी का बहुत शुक्रिया। बात भी बदलाव और बयानबाजी पर थी, लेकिन कांग्रेस को बदलाव की और ज्यादा जरूरत है। मध्य प्रदेश में जो बदलाव हुआ है, क्या उसके सुखद परिणाम आने वाले चुनाव के बाद नजर आएंगे, या फिर बयानबाजी इसी तरह से और ज्यादा तीखी होती नजर आएगी? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।